हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग 2019 दिसंबर का पेपर सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है और दूसरे पार्ट में हम लोग लास्ट 25 या 30 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करेंगे। और अब तक आपने ये मैथ का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। पैराग्राफ पिछले वाले पार्ट में हमने छोड़ रखा था कि इस वाले पार्ट में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसका पूरा पीडीएफ या सॉल्यूशन पाने के लिए, डिटेल सॉल्यूशन पाने के लिए जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा 10 सेट का, ठीक। और ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा फ्री में, जो भी ये पीडीएफ है। लेकिन 10 सेट का जब आपको पीडीएफ चाहिएगा तो उसको पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी एक एक पेपर का जैसे जैसे हो रहा है तो एक पेपर, 2 पेपर जो भी सेट अवेलेबल हैं ये आपको फ्री में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और टोटल जो आपका डिटेल्ड सॉल्व होगा तो उसके लिए जो भी पीडीएफ बनाने में जो भी खर्च आएगा वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए बात ये है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन और यहाँ पे हम करा रहे हैं इसका पीडीएफ हम यहाँ पे लिंक आपको दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का ये प्रश्न है कि यदि सॉल्यूशन के लिए R5 KT SH 5M है तो यानी सॉल्यूशन को इस तरह लिखा जाता है तो क्रोम के लिए क्या होगा, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये सेट करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन को आखिर R5 KT कैसे लिखा जाता है। जब ये आप जान जाएंगे तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आसानी से क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे ये सॉल्यूशन से R5 हो गया। तो सॉल्यूशन का कितना हो गया, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है आपको कि A से Z तक जो अल्फ़ाबेट हैं इसके नंबर याद कर लीजिए। जैसे A पे 1 है और ये Z पे आपका 26 हो गया, Y हो गया 25 हो गया, ठीक। X आपका 24 हो गया। तो इस तरह से आपको ये पूरा याद रखना है, ठीक, कि बी नंबर पे कौन सा आता है। तो इससे क्या होगा कि आप रीजनिंग आसानी से, जो आपके ये टाइप के प्रश्न आते हैं तो ये आप आसानी से उसमें कर पाएंगे। तो यस का जो है PQRS, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ये क्या है, यस में से एक घटाने पे आपका ये आर मिला है -1। अब यहाँ पे लिखा है 5, ठीक। 5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे O कितना है, O आपका, O का नंबर कितना आता है 15, ठीक। तो O का नंबर 15 आया है तो यहाँ पे आपका क्या लिखा गया, 5 लिख दिया गया है। इसी तरह से L के बाद L-1 करेंगे तो आपका K आ जाएगा। U है, थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज कर दें, ठीक। U है तो T के U में से आप एक घटाएंगे तो आपका T हो जाएगा, ठीक। और T में एक घटाएंगे S आ जाएगा, I में एक घटाएंगे H आ जाएगा, O में O आपका कितना नंबर हो गया 15, तो 15 का यहाँ पे क्या ले लिया है, 5 ले लिया है। M से एक घटाएंगे तो N से एक घटाएंगे तो M हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रोम में वही करना है। पहले C है तो C से एक माइनस कर दीजिए, तो C से एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। जहाँ पे O है O की जगह आपको क्या करना है, 5 करना है, ठीक। ऐसा यहाँ पे दिया गया है क्योंकि यहाँ भी O है तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ भी O है तो यहाँ 5 हो गया। तो यहाँ पे R का मतलब R से एक घटा दीजिए, कितना आएगा, तो Q आ जाएगा। PQR होता है ना, P का कितना होता है 16 होता है, तो Q का कितना हो जाएगा 17, R का कितना हो जाएगा 18, ठीक। इस तरह से आप इससे कई चीज़ें यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो C से एक घटाया हमने, 2 नंबर B आ गया। R से एक घटाया हमने तो नंबर कितना आ गया, Q आ गया, यानी 17 नंबर आ गया। O की जगह क्या होगा, 5 ही होगा। M से एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा L, ठीक। L के बाद M आता है ना, एक घटाएंगे। E से एक घटा दीजिए, 1 माइनस करिए, E का नंबर 5 होता है, 5 से एक घटाएंगे 4 आएगा, 4 का मतलब D। तो यहाँ पे क्या बन गया, BQ 5LD।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, थर्ड वाला मिला ना। तो इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अगला है ए और बी का व्युत्क्रमानु, ए जो है बी का व्युत्क्रमानुपाती। इसमें पूछ रहा है कि ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है और बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो कह रहा है वही आपको करना है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ये कह रहेगा समानुपाती है तो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात कि ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, ठीक, ये डायरेक्टली हो गया। लेकिन इन्वर्सली क्या है कि ये है, यानी कि ए जो है बी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए प्रोपोर्शनल टू 1/b। और यहाँ पे और क्या बोल रहा है, चलिए अब सही से, ठीक, ये हो गया। और दूसरा बोल रहा है कि b प्रोपोर्शनल टू 1/c। यदि इसको आप इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो एक कोई कांस्टेंट का, आपको निश्चित कांस्टेंट का गुणा करना पड़ता है। मान लीजिए वो कांस्टेंट हमने b ले लिया, ये x ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, b इज इक्वल टू x/b हो गया, ठीक। अब यहाँ से b इक्वल टू x/c हो गया, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि x की वैल्यू अलग करके इसी में एक दूसरे के पुट अप कर देना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जो आपका दिया ही है, ठीक, यहाँ पे आपका x/b और b इक्वल टू x/c, ठीक। तो ये दो आपके क्या हो गए, समीकरण बन गए। एक समीकरण ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जब ये आपका a समानुपात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/b के, ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और b दिया है कि ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/c के। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, तो 1/b इक्वल टू ये है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/a। यहाँ से भी दोनों कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से x/a इज इक्वल टू x/c हो जाएगा। यदि आप इसको चेंज करेंगे तो c इधर चला जाएगा, a इधर चला आएगा, ठीक। यदि इसको एक दूसरे की तरफ लेंगे और एक निश्चित अनुपात इसका हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जब अनुपात चेंज करेंगे आप तो ये हो जाएगा a, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे ये a क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती या अनुलोमानुपाती c के, ठीक। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला राइट है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि a इक्वल टू x/b, b इक्वल टू x/c, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, b आप इधर ले लीजिए, तो ये इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा इधर। इसी तरह से b का यहाँ पे दिया ही है x/c, तो यहाँ का b दोनों का वैल्यू एक दूसरे पे पुटअप कर दीजिए, तो x/c इक्वल टू x/a हो जाएगा। इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर सेम, तो ये ax हो जाएगा बराबर ये cx हो जाएगा। अब ये जो x है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इस वजह से क्या होगा, जब इसको आप अनुपात में चेंज करेंगे तो a यहाँ पे आपका अनुलोमानुपाती क्या हो जाएगा, x का यदि कॉमन ले लें यहाँ पे एक तरफ ले जाएंगे तो x ये प्रोपोर्शनल टू आपका ये x प्रोपोर्शनल टू c होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं इसको। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये दिया है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रत्येक विधेयात्मक तर्क वाक्य की विशेषता से संबंधित है, जो इस बात को निर्धारित करता है या निर्धारित होता है कि तर्क वाक्य वर्ग समावेशन को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। ये देखिए पूरा आपका फिलॉसफी का ये मॉडल दे दिया है, और यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन एट्रीब्यूट ऑफ एवरी कैटेगरिकल प्रपोजिशन विच इज़ डिटरमाइंड बाय वेदर द प्रपोजिशन अफर्म्स और डिनाइज क्लास इंक्लूजन। तो इसमें ऑप्शन है क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपैरिजन। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि जो विधेयात्मक तर्कवाक से संबंधित है वो क्या हो जाएगा, गुण,
ठीक। क्वालिटी ये हम उसमें जब डिस्कस करेंगे, जो लोग पेड में शामिल हैं ये चैप्टर उसमें होगा और पूरा हम लोग इसको देखेंगे। लॉजिक वाला ये है, पूरा फिलॉसफी बेस्ड ये रहता है। तो गुण क्या है कि प्रत्येक विधेयात्मक तर्क वाक्य की विशेषता से ही संबंधित होता है और ये इस बात को भी निर्धारित करता है कि तर्क वाक्य वर्ग समावेशन को स्वीकार करता है और या तो उसे अस्वीकार करता है। तो प्रत्येक वाक्य में एक उद्देश्य पद होता है, एक विधेय पद भी होता है और उन दोनों को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? संयोजक बोलते हैं। जो विधेय पद है ये कई श्रेणियों में होता है और जो उद्देश्य है ये क्या होता है? स्वरूप कथन करने वाला, यानी जो उद्देश्य कथन है ये उसके रूप का निर्धारण की बात करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन दिया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक, तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिए। इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं ये भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, सभी का जिक्र हम लोगों ने किया है। ठीक, तो जो पेड कोर्स वाले हैं उसमें हमने ये किया है कॉम्प्रिहेंशन का, कितने टाइप से कॉम्प्रिहेंशन में प्रश्न आपको बन सकते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के क्या तरीके आप फॉलो कर सकते हैं। 3 तरीक़ों में सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो आपका ऑप्शन दिया है पहले आपको उस ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक, तो ऑप्शन आपका ये दिया है, प्रश्न जो बना है कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के संबंध में लेखक का क्या विचार है। व्हाट इज़ द परसेप्शन ऑफ ऑथर विद रिगार्ड टू रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, यानी प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के संबंध में लेखक का क्या विचार है। दूसरा है कि निम्न में से किसमें आधुनिक राजनीतिक देसी भाषा की विशेषता नहीं है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि इस अवतरण के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्य क्या दर्शाते हैं। और जो नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण निम्नांकित में से किस का उद्भव हुआ। ठीक, और लास्ट है ये, लेखक के अनुसार लोकतंत्र के विचार को किस रूप में देखा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपने प्रश्न देख लिया, प्रश्न देखने के बाद अब आइए पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में कह रहा है कि निसंदेह राजनीतिक प्रतिनिधित्व ऐसा माध्यम है जिसमें आधुनिक व्यवहारिक राजनीतिक और देसी भाषा में लोकतंत्र का पुनः प्रतिपादन किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ये पैराग्राफ है पूरा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या संभावनाएं होती हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न इसमें बनते हैं जिसमें आप पैराग्राफ में तो वो प्रश्न नहीं पा सकते, लेकिन वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका उसमें नॉलेज क्या है। जैसे एक आपका इसमें 2019 का जून वाले पेपर में पूछा था एक पैराग्राफ, तो उसमें आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड कर दिया था। तो 2 प्रश्न ऐसे थे जो आपके बेसिक जो समझ है, आपका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी इकोनॉमी के प्रति, उस पे वो बेस्ड बना दिया था प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से पैराग्राफ जो हमने चालू किया फिर से एक बार देख लीजिए कि निसंदेह राजनीतिक प्रतिनिधित्व ऐसा माध्यम है जिसमें आधुनिक व्यवहारिक राजनीतिक और देशीय भाषा में लोकतंत्र का पुनः प्रतिपादन संभव हुआ। परिणामी उदार लोकतंत्र प्रत्यक्षतः प्राचीन एथेंस के लोकतंत्र से प्राप्त नहीं हुआ था। उन युगों के मध्य वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जो लोकतंत्र के वास्तविक या नामित राजनीतिक दृष्टिकोण रखता था, और जब यह पुनः राजनीति और सिद्धांत का केंद्र बना तो इसमें प्रतिनिधित्व जुड़ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। वस्तुतः विशेष प्रकार का लोकतंत्र है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, जबकि निर्वाचन और जनमानस का दबाव निश्चित रूप से राजनीतिक प्रभाव डालता है। प्रतिनिधियों के कार्य लोकतंत्र नागरिकता को राजनीतिक अधिकार में परिणत करने हेतु प्राथमिक सरकारी प्रणाली होते हैं। लोकतंत्र समाज में राजनीतिक अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिनिध्यात्मक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, परंतु आजकल जब कोई प्रतिनिधित्व के विचार की कल्पना करता है तो नैतिकता या अच्छाई से इसका साहचर्य मस्तिष्क में नहीं आता है। कुल मिलाकर यह तटस्थ प्रक्रिया है
एक यांत्रिक विधि है जिसके द्वारा एक सत्ता दूसरे के लिए होती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है, और यह लाखों नागरिकों के निर्णयों को कुछ जनप्रतिनिधियों के विधिक आधिकारिक हाथों में देने या हजारों लोगों की भावनाओं को भी एक व्यक्ति के नेतृत्व को सौंपने की राजनीतिक आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये आपने पैराग्राफ पूरा देख लिया। अब देखिए कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे समस्या ये होती है कि आप वहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे आपका ये हाईलाइट कर ले रहे हैं तो वहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, आपके पास वहाँ पे एक पेन और एक प्लेन कागज़ मिलता ही है। तो मान लीजिए जब आप कोई प्रश्न आपने पहले ही पढ़ लिया है, जब आप इसको पढ़ें तो यहाँ पे आपको तुरंत मिलता जाएगा कि चूँकि देखिए उसमें क्या होता है, जो आपका ऑनलाइन रहेगा उसमें यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया, तो पैराग्राफ पे एक प्रश्न दे दिया, फिर यही पैराग्राफ दोबारा देगा, इस पे दूसरा प्रश्न देगा, यही पैराग्राफ दोबारा देगा, इस पे तीसरा प्रश्न देगा, और यही 5 प्रश्न जो इस पे बनेंगे, तो सब में हर बार जो है पैराग्राफ आपका यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। तो आपको ये करना है कि अलग अलग फटाफट आपको 5 प्रश्न यहाँ पे देख लेने हैं। इससे क्या होगा, टाइम भी कम टाइम में आप जो है कर पाएंगे। तो सबसे पहले 5 प्रश्न आप देख लिए, उसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़ते जाइए। पैराग्राफ में जहाँ मिला कि आपने पढ़ा है प्रश्न पहले, ध्यानपूर्वक यहाँ पे पढ़ना है और सततता यहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन करके, ठीक, बहुत ज़्यादा जल्दी में भी नहीं रहना है, और जब जल्दी में नहीं रहना है तो स्पीड एक लिमिट तक बना के ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सही रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका तीसरी चौथी लाइन में चौथा 5वां जो प्रश्न था उसका मिल गया आंसर, तो आपको क्या करना है, आप पेन जो आपके पास रहेगी तो उससे आप वहाँ पे पेज पे लिख लीजिए कि 5वें का यहाँ से यहाँ तक इसमें ये है, ठीक। उसके बाद चौथे का जहाँ मिले ऐसे तीसरे का, दूसरे का, जब आपका मिल जाए पहले पे मिले तो फटाक से पहला लगा लीजिए, फिर दूसरे पे आ जाइए, दूसरा आपने पहले ही डिफाइन कर लिया तो दूसरा लगा लीजिए, तीसरे पे आ जाइए, तीसरा आपने किया तो तीसरे पे लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप ऑफलाइन की तरह अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। तो जो आपका प्रश्न था कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के संबंध में लेखक का क्या विचार है। ऑप्शन है विधिक और नैतिकता, सार्वभौम और भागीदारी, मनमाना सत्तापरक, कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के संबंध में लेखक का विचार क्या है। चलिए यहाँ पे ये आप पढ़ेंगे तो इसे क्लियर कर पाएंगे कि निसंदेह राजनीतिक प्रतिनिधित्व ऐसा माध्यम है जिसमें आधुनिक व्यवहारिक राजनीतिक देसी भाषा में लोकतंत्र का पुनः उत्पादन संभव हुआ, यानी प्रतिपादन संभव हुआ। परिणामी उदार लोकतंत्र प्रत्यक्ष प्राचीन एथेंस के लोकतंत्र से प्राप्त नहीं हुआ। उन युगों के मध्य वास्तव में कुछ ऐसा नहीं था जो लोकतंत्र के वास्तविक या प्रतिस्ताविक या नामित राजनीतिक दृष्टिकोण रखता था। जब यह पुनः राजनीति और सिद्धांत का केंद्र बना तो इसमें प्रतिनिधित्व जुड़ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक। प्रतिनिधि लोकतंत्र में यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ कि जो सत्ता है वो क्या है, उसका केंद्रीकरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे दिया गया है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि लोकतांत्रिक जो राजनीति है इसमें प्रतिनिधि का मतलब होता है कि सत्ता का केंद्रीकरण, एक हाथों में सत्ता का हो जाना। तो ऑप्शन आपके पास, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4th। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें आधुनिक राजनीतिक देसी भाषा की विशेषता निहित होती है। देखिए ये हम इसलिए इतना ज़्यादा इस पे टाइम दे रहे हैं ताकि आपको कैसे करना है, जब आप ये पढ़ लेंगे तो फटाफट यहाँ पे कर पाएंगे। तो पूछ रहा है कि किसमें आधुनिक राजनीतिक देसी भाषा की विशेषता है। लोक लुभावना राजनीति, संरचना का अभाव, नीतिगत विमर्श या फिर प्रतिनिधि मूलकता। तो पहली लाइन आपने जो देखा था यहाँ पे देखिए प्रतिनिधि मूलकता, यहाँ पे आपका जो प्रश्न है कि किसमें आधुनिक राजनीतिक देसी भाषा की विशेषता निहित होती है। तो देसी भाषा की किसमें होती है, मान लीजिए जिस भी एरिया का कोई वहाँ का राजनेता होगा तो जाहिर सी बात आप देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं वहाँ से ही रिलेटेड होता है,
कुछ अपवाद को छोड़ के देखा जाए तो क्या उसे बोलेंगे कि वो वहाँ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका 15वां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आधुनिक राजनीतिक देसी भाषा की विशेषता किसमें निहित होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें, यानी प्रतिनिधिमूलक जो है या प्रतिनिधिमूलकता इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे कि इसी जो आपका दिया था कि इसी कारण ये प्राचीन एथेंस के लोकतंत्र से भिन्न था, जो राजनीति प्रतिनिधिमूलकता में आधुनिक व्यवहार राजनीतिक और देसी भाषा की विशेषता निहित है। इस अवतरण के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्य क्या दर्शाते हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति, जनमानस का दबाव, राजनीतिक शक्ति या आत्मविलोपन व्यवहार। तो क्या दर्शाता है? तो आपने देखा कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्य यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं, उनकी राजनीतिक शक्ति को, कि उनका जो पॉलिटिकल पावर है वो क्या है। ठीक, अगला है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण निम्न में से किस एक का उद्भव हुआ? निम्न में से किसका उद्भव हुआ राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण? एथेंस का लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र या सैद्धांतिक लोकतंत्र। ठीक, तो कौन सा आया? तो वो एथेनियन डेमोक्रेसी तो थी नहीं, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण जो हुआ था तो वो आपका लिबरल डेमोक्रेसी आई। ठीक, सही उत्तर यहाँ पे आपका लिबरल डेमोक्रेसी है। चलिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम आपको कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण उदार लोकतंत्र में यहाँ पे आपका देखिए एथेंस के लोकतंत्र यहाँ पे परिणामी उदार लोकतंत्र प्रत्यक्षतः प्राचीन एथेंस के लोकतंत्र से प्राप्त नहीं हुआ। पहली लाइन देखिए इसका, तो यहाँ पे प्राचीन एथेंस के लोकतंत्र से नहीं प्राप्त हुआ, जो वर्तमान का ये लोकतंत्र रहा है तो वो कैसा है, उदार लोकतंत्र था। डायरेक्टली ये आपका एथेंस वाले लोकतंत्र से नहीं मिला था। ठीक, और लास्ट वाला ये है कि लेखक के अनुसार लोकतंत्र के विचार को किस रूप में देखा जाता है? तो जो लेखक हैं, आथर हैं, वो डेमोक्रेसी को किस व्यू में देखते हैं, यानी उनका विचार क्या है? नीति आधारित राजनीति के संबंध में, या प्रतिनिधि की अच्छाई, प्रतिनिध्यात्मक प्रक्रिया, या कुछ लोगों के विचारों को माध्यम प्रदान करना। अकॉर्डिंग टू द आथर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज व्यूड एज। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो उससे क्या पता चला कि जो वहाँ पे दिया कि देसी भाषा आदि के बारे में उल्लेख किया, तो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस को इसमें पूरा ये बताया है इन्होंने, जो भी इसके राइटर रहे हो या जो भी जहाँ से पैराग्राफ लिया गया हो। तो इसमें लेखक जिन्होंने भी लिखा वो क्या कि प्रतिनिध्यात्मक प्रक्रिया यानी रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस को यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शित करना चाहा। ठीक, अगला है कि ऐसे हेत्वाभास जिसमें प्रतिवादी की स्थिति को वास्तव में युक्तिसंगत से अधिक अतिशय या अयुक्तिसंगत के रूप में दर्शाया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? अ फैलेसी इन विच ऑफ अपोनेंट्स पोजीशन इज डिपिक्टेड एज बीइंग मोर एक्सट्रीम और अनरीजनेबल देन is justified by what was actually asserted is called। तो एक्चुअली asserted is called अर्थात कि जो अति संयुक्त या अयुक्त संगत के रूप में दर्शाया गया जो अतिशय या हेत्वाभास यानी फैलेसी। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया कि आर्गुमेंटम एंड वैल्यूम या आर्गुमेंटम एंड बैकुलम, द रेड हेयरिंग, आर्गुमेंटम एंड हामिनम और स्टामैन। देखिए इंग्लिश वाला ही हिंदी में कर दिया है। अब यहाँ पे जो लोग प्योर हिंदी देखेंगे, देखिए फ़िलॉसफी में आप प्योर हिंदी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको समस्या देखने को मिलेगी। तो हेत्वाभास जिसमें प्रतिवादी की स्थिति को वास्तव में युक्ति संगत से अधिक अतिशय या अयुक्त संगत के रूप में दर्शाया गया, तो उसे कहते हैं स्टामैन। ठीक, तो इसमें होता है कि अनुमान करते समय जब हेतु वास्तव में या हेतु नहीं होता है परंतु हेतु जैसा प्रतीत हो या आभास हो, तो अनुमान में दोष उत्पन्न हो जाता है और इसी दोष को फैलेसी या हेत्वाभास कहते हैं। अर्थात कि अनुमान करते समय जब हेतु वास्तव में हेतु, ठीक, या हेतु जो है वास्तव में हेतु नहीं होता लेकिन हेतु जैसा प्रतीत होता है या आभास होता है, तो
तो अनुमान का यही दोष आपका हेत्वाभास कहा जाता है। चलिए यहाँ पे आपका दिया गया है DI, ठीक। तो DI को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो DI को इसका पार्ट 3 हम बना देंगे, ठीक। तो DI हम लोग उसमें ज़्यादा डिटेल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं ICT, ठीक। ICT से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम संबंधित है। ये आपका शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है। पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग लिस्ट विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेज, ठीक। ये आपके सिलेबस में ही है, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक। तो ये आपके सिलेबस में ही दिया गया है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है, ठीक। कौन सा अप्रोच यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड है, यानी स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड है, स्वयं या फिर कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, या फिर मूक्स या क्विज़ेस, या फिर वर्क सेशंस। जो आपका यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड है, यानी जो अधिगम करता है उन्हीं पे बेस करके बनाया गया है, तो आपका ये स्वयं वाला है प्लेटफॉर्म, ठीक। दूसरा यहाँ पे आपका मूक्स है, मैसिव ओपन लर्निंग का, ठीक। तो इन दोनों को यहाँ पे, यानी कि इसका मूक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक्स हो गया, ठीक। और जो स्वयं है ये आपका ऑनलाइन शैक्षिक पोर्टल है, इसको हमने बताया भी है। इसमें आपका 9 से लेके आपका PG तक की कक्षाएं होती हैं, ठीक। और 4-4 घंटे चलता है, और ये दिन में लगभग 4 बार ये इसका रिपीट करके एक ही चीज़ का यहाँ पे ये चलाते हैं, अलग अलग लेकिन टाइमिंग रहती है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। निम्न में से किस प्रमाण के संबंध में सविकल्प और निर्विकल्प के बीच अंतर किया जाता है, यानी कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट इज मेड विद रिस्पेक्ट टू विच आर द फॉलोइंग प्रमाण्स। तो विच किस प्रूफ के आधार पे ये आपका जो सविकल्प है यानी डिटर्मिनेट है और इनडिटर्मिनेट है, इनके बीच अंतर किया जाता है। अनुमान के आधार पे, प्रत्यक्ष अर्थापत्ति के आधार पे, अर्थापत्ति अर्थात पॉस्टुलेशन, उपमान अर्थात कंपैरिजन। ये देखिए आपका, ये भी आपका लॉजिक वाला ही एक प्रश्न हो जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका है प्रिसेप्शन के आधार पे आप कर सकते हैं अंतर। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, यदि प्रमाण है तभी तो आप इन दोनों के बीच जो आपका डिटरमाइन है और जो इनडिटरमाइन है, इन दोनों के बीच आप अंतर कर पाएंगे। तो जो भारतीय दर्शन है, इसके संदर्भ में 3 प्रकार के प्रमाण हैं। जो प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष 3 प्रमुख प्रमाण से एक है, और यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो प्रमाण है इसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान इसमें 6 टाइप माने गए थे। चाक्षुष, श्रवण, यानी चक्षु माने चक्षु से जो प्रत्यक्ष किया जाए, या श्रवण से यानी सुन के, स्पर्श से, रसायन प्रत्यक्ष, घ्राण यानी सूंघ के, मानव के द्वारा जो देखा गया है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखते हैं कि शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार पक्ष अनुमान की प्रक्रिया में निम्न में से किस पद से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी आ गई है, और ये पूछ रहा है कि द टर्म ऑफ पक्ष अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक refers to which of the following terms in process of interference। तो भारतीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार पक्ष अनुमान की प्रक्रिया में किस पद से संबंधित है, बृहत पद से, अपरिभाषित से, लघु या मध्य से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लघु शब्द से, यानी लघु पद से या माइनर टर्म से, ठीक। जो बृहद है, लघु है, मध्य है, ये सभी पद न्याय के अलग अलग इन तीनों के भिन्न भिन्न नाम हैं। निष्कर्ष के विधेय को मेजर टर्म बोला जाता है।
उद्देश्य को क्या बोला जाता है? माइनर टर्म के नाम से जाना जाता है, यानी कि विधेय को मेजर टर्म और उद्देश्य को माइनर टर्म कहा जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कह दिया कि राम मानव है, राम मानव है, या फिर राम विचारशील है, विचारशील है। तो यहाँ पे आपका जो विचारशील है ये क्या है? विचारशील आपका विधेय, यानी कि ये बृहद पद हो गया, और जो राम है यह क्या है? लघु पद है, यह उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आपको मिलान करना है कुछ विद्वान, यानी कि कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं और उसके डिस्क्रिप्शंस क्या क्या हैं उसके बारे में मिलान करना है। विद्वान की बात की जा रही है, तो विद्वान क्या है? यहाँ पे आप देख लीजिए, संपूर्ण मूल प्रबंध, ई बुक्स, जर्नल का भंडार को। तो संपूर्ण मूल शोध प्रबंध या जर्नल, ई बुक्स, इन सभी के भंडार को क्या कहा जाता है? तो इसका जो भंडार कहाँ पे? डिजी लॉकर में। तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है। साक्षात में क्या होता है? शोध गंगा। ये देखिए, ये हम बहुत बार आपको बता चुके हैं शोध गंगा पे क्या होता है। तो शोध गंगा पे आपका यही जो शोध प्रबंध है, ई बुक्स है, जर्नल्स हैं, इसी का भंडार होता है। आपको जिस भी टॉपिक पे रिसर्च देखना है आप शोध गंगा गूगल कर लीजिए। अगला है कि डिजी लॉकर, यहाँ पे दूसरा जो दिया गया, इससे हम लोग करते चलते हैं कि अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए शैक्षिक पोर्टल क्या है? अधिगम को जो सुसाध्य बनाने के लिए जो शैक्षिक पोर्टल चालू किया गया है उसका नाम ही साक्षात है। अगला है कि शीर्ष वैज्ञानिक और शोधार्थियों का जो डेटाबेस होता है उसे क्या कहते हैं? वही तो आपका विद्वान में शामिल किया जाता है। ठीक, और दस्तावेज एवं प्रमाणकों के जारी करने तथा सत्यापन के लिए जो प्लेटफॉर्म है वही आपका क्या है? डिजी लॉकर है। आप जानते हैं कि डिजी लॉकर में आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक, निम्न में से कौन से लोगों के द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने वाले निर्णय समर्थन तंत्र हैं? तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायक करने वाले निर्णय समर्थन तंत्र, यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा है जो टीचर्स के फ्यूचर को डिफाइन करे? ई पाठशाला, सारांश, शाला सिद्धि या स्वयं प्रभा? तो जो आपका यहाँ पे है कि कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाली निर्णय समर्थन तंत्र यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे आपका जो है वो है सारांश। सारांश जो है ये CBSE बोर्ड के द्वारा चालू किया गया एक वेब पोर्टल है जिसका उद्देश्य ये है कि स्कूलों में सूचना और संचार तकनीकों को बढ़ाया जाए, और ये आपका 7 नवंबर 2015 को इस पोर्टल को चालू किया गया था। ठीक, इसमें यह है कि जो अभिभावक हैं वो आत्म समीक्षा का करके स्कूल के साथ साथ अभिभावक के बीच संवाद बढ़ाने के लिए ये इंटरफेस का कार्य करता है, और बच्चों के अपने शक्तियों और कमजोरियों का मूल्यांकन माता पिता कर सकते हैं, जो भी डेटा वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। कंप्यूटर संबंधी कार्यकलाप में WORM का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए, ICT में आप जानते हैं कि फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा या समझना ही पड़ेगा। तो WORM का मतलब यहाँ पे हो गया रीड वंस रियल मेनी। तो यहाँ पे आपका राइट वंस रियल मेनी होगा, राइट वंस रियल मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया है कि राइट ऑन रैंडम मेमोरी, राइट ऑन रियल मेमोरी, राइट वंस रीड मेमोरी, या फिर राइट वंस रीड मेमोरी। यहाँ पे राइट वंस रीड मेनी है, जो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि WORM क्या है, काहे लिए यहाँ पे पूछा गया। तो जो ये आपका है यह कंप्यूटर हार्डवेयर में एक प्रकार का स्टोरेज का मीडियम होता है जिसमें लिखी गई डाटा केवल एक बार लिखी जा सकती है, और एक बार लिख के आप उसको जितना बार मन करे उतना बार पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये भंडारण माध्यम का ऑप्टिकल भंडारण है जिसमें डेटा रिकॉर्ड और रिट्रीव करने के लिए कम पावर लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, और ऑप्टिकल डिस्क को मुख्य रूप से पोर्टेबल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला है कि
संग्रहण डिवाइस पे आपको विचार करना है कि कौन सा इसमें आपका स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं इसको। देखिए हार्ड डिस्क आप जानते हैं आपके लैपटॉप में रहती है, या फिर आप जब कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं सीपीयू में भी हार्ड डिस्क लगाई जाती है। तो हार्ड डिस्क मेमोरी ही है एक, ठीक। सीडी रोम भी आपका मेमोरी ही है, और डीवीडी रोम, ठीक। इसमें भी आप जो है डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं। तो जो सीडी रोम है इसकी जो क्षमता होती है लगभग 700 MB तक होती है। जो आप पहले कैसेट वगैरह नहीं लगाते थे, या आज भी आप जब मान लीजिए लैपटॉप में आपको रिबूट करना हुआ या कुछ भी करना होता है तो आपके पास ये जो डीवीडी या सीडी है उसकी रखी गई तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान जो स्थानीय प्रकृति के हैं, ठीक। तो इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे आपका बचा क्या कि ये 40 प्रश्न है, तो 40 यानी कि 10 बचा है पूरा, और बीच में हमने आंकड़े और DI वाला छोड़ रखा है, तो DI में लगभग 5 प्रश्न होंगे। तो कल वाला जो पार्ट होगा उसमें 15 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो ऑलमोस्ट आपको दोपहर तक हम ये अवेलेबल करा देंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।